दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी है गजेंद्र और उषा के नाम। मैं उससे बाहों में उठाए हुए कमरे का दरवाज़ा एक लात से खोलकर अंदर आया और उसे बिस्तर पर पटक दिया। मेरी भावनाओं की तेज़ी से मेरा चेहरा लाल हो गया था। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं क्या कर डालूं। जी चाह रहा था कि सचमुच उसका गला दबाकर उसे इस दुनिया से विदा कर दूं। उसकी हिम्मत भी कैसे हुई कि उसने मेरे साथ इतना बड़ा मजाक किया। ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। वो पूरी तरह से गुस्से से बेकाबू हो चुकी थी। अचानक वो बिस्तर से नीचे आई और मेरे कॉलर को पकड़कर कहने लगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बंधक बनाकर अपने घर लाने की? तुमने मुझे समझ क्या रखा है? थोड़ा सा करीब क्या आ गई, तुम तो मेरे पीछे ही पड़ गए। वो गुस्से से आग बबूला होकर मुझे धक्के देने लगी और मैंने उसके दोनों हाथ मजबूती से पकड़ लिए और उसे झकझोर कर रख दिया, जिससे वो अचानक ही स्थिर हो गई और मुझे देखने लगी। उसकी आंखों में स्पष्ट हैरानी और अनजानेपन का भाव था, जिसकी मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। मैंने उसके हाथ अपने सीने पर रखे और कहा, उषा, एक पल के लिए रुक कर जरा महसूस तो करो, मेरे दिल की धड़कनें कितनी जोर से बज रही हैं तुम्हें अपने सामने देखकर। तुम्हें अंदाजा भी है कि मैं तुम्हारे लिए कितना तड़पा हूँ। क्या तुम्हें मुझ पर जरा भी दया नहीं आई, इतना बड़ा और घटिया मजाक करते हुए? अचानक ही मेरी आंखों के कोने गीले होने लगे थे। मैं खुद को उसके सामने कमज़ोर साबित करना नहीं चाहता था, लेकिन मैं खुद पर बंद नहीं बांध पाया और आंखों से आंसू निकलकर मेरे गालों पर फिसलने लगे और वो हैरान होकर मुझे देखती रही। कहने लगी, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? लगता है पागल खाने से भाग कर आए हो। मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं और तुम न जाने क्या क्या बकवास किए जा रहे हो। मैंने कहा, क्यों कर रही हो ये सब कुछ? उसका ये अजनबीपन मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, लेकिन अगले ही पल मैंने खुद को समझाया कि शायद वो नाटक कर रही है। मैंने कहा, अच्छा, अभी तक तुम्हारा नाटक ख़त्म नहीं हुआ? तुम यही देखना चाहती थी ना कि तुम्हारे बिना मैं जीता हूँ या मरता हूँ, और इसीलिए तुमने मुझसे ये सब नाटक किया। लेकिन तुम ये क्यों भूल गई कि तुम्हारी एक छोटी सी बेटी भी है जो तुम्हारे लिए कितना तड़पती रही है। मैंने उसे कैसे संभाला था तुम नहीं जानती। और देखो मेरी आंखों में, क्या तुम्हें इनमें ज़िंदगी नज़र आती है? तुम्हारे बाद मैं अंदर से मर चुका था, बस हमारी बेटी के लिए जी रहा था, वरना मैं भी तुम्हारे साथ उस झील में डूबकर मर गया होता। अचानक ही मेरी आंखों से आंसू लगातार बहने लगे। मैं उसे बताना चाहता था कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। वो कहने लगी, अब तो मुझे यकीन हो चला है कि तुम वाकई कोई साइको केस हो। तुम मुझे क्या समझ रहे हो? मैं तो तुम्हारे नाम तक से जानकार नहीं हूँ। और मैं बिल्कुल हैरान होकर उसे देखने लगा। फिर उसके दोनों कंधों को पकड़ लिया और उसे अपने करीब खींच लिया, ऐसे कि उसका सीना मेरे सीने से टकरा गया। मैं कहने लगा, तुम धीरे धीरे सब कुछ जान जाओगी। लगता है पानी से तुम्हारी याददाश्त चली गई है, लेकिन मैं उसे वापस ले आऊँगा जब मैं तुम पर अपनी मोहब्बतें और चाहते बरसाऊँगा। इतने दिनों की तड़प तुम पर जाहिर करूँगा तो तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा कि हम एक दूसरे से कितनी मोहब्बत करते थे। अचानक मैंने अपनी शर्ट के बटन खोलने शुरू कर दिए। इतने दिनों के बाद उसे अपने सामने देखकर मेरे जज्बात वैसे भी बेकाबू होने लगे थे। मेरी आंखों में नशा सा छाने लगा था और मेरी आंखों में उतरे नशे को देखकर वो डर कर पीछे हट गई। कहने लगी, मेरे करीब मत आना, ज़रूर तुम्हें गलत फहमी हुई है, मैं तुम्हारी कुछ नहीं लगती। वो जैसे रोने लगी थी। मैंने कहा, अच्छा, तुम मुझे नहीं जानती, मेरे नाम से भी जानकार नहीं हो। मैं एक एक कदम उसके पास चला जा रहा था और उसे चैलेंज करने लगा। मैंने कहा, जिस इंसान का नाम तुमने अपने शरीर पर गुदवाया है और तुम्हें उसका नाम तक याद नहीं, मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ और पढ़कर भी बताता हूँ कि मेरा नाम क्या है। ये कहते हुए मैंने उसे पीछे की ओर पलटा, इस तरह कि उसका चेहरा और सीना दीवार के साथ लग गया और उसकी पीठ मेरी तरफ थी। मैंने उसके कंधों से कपड़े हटाना शुरू कर दिए। वो जैसे कांपने लगी और सिसकने लगी। कहने लगी, मत करो ये सब, मैं वाकई तुम्हारी कुछ नहीं लगती। वो बेबसी से चिल्लाई थी, लेकिन तब तक मैं उसके कंधे से कमीज हटा चुका था और उसके दूधिया कंधे अब मेरे सामने थे। उन्हें देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि उसके कंधे पर मेरा नाम। समुंदर तट के किनारे हम एक दूसरे का हाथ थामे नंगे पैर चल रहे थे। मेरे हाथों में वो हाथ था जिसे पाने के लिए मैंने बहुत संघर्ष किए थे। लक्ष्मी मेरी मोहब्बत, मेरी ज़िंदगी और मेरा सब कुछ थी। उसकी संगति में मैं खुद को एक संपूर्ण इंसान समझने लगा था, क्योंकि जब तक वो मुझे नहीं मिली थी मैं खुद को अधूरा महसूस करता था, और अब वो मिल गई थी तो दुनिया के सारे रंग जैसे मेरी आंखों में समा गए थे।
क्योंकि लक्ष्मी मेरी किस्मत में लिखी जा चुकी थी। शादी के बाद हम पहली बार यूं समुद्र तट पर आए थे। वो बार बार मुझसे लिपट कर अपनी मोहब्बत का बेशुमार इजहार कर रही थी और मैं भी उसकी शरारतों का मज़ा उठा रहा था। हमारा कॉलेज से ही अफेयर था और 5 साल तक हम रिश्ते में रहने के बाद आखिरकार एक खूबसूरत और जायज़ बंधन में बन चुके थे। लक्ष्मी के घर वाले शादी के लिए राजी नहीं थे क्योंकि वो लक्ष्मी की शादी कहीं और करना चाहते थे, लेकिन हम एक दूसरे के लिए इस कदर पागल थे कि लक्ष्मी ने अपनी जान लेने की कोशिश की। लेकिन ये तो शुक्र था कि वो जिंदा बच गई। वो अपने माँ बाप की इकलौती और लाडली बेटी थी, इसलिए उसके माँ बाप ने उसके आगे हथियार डाल दिए और आखिरकार उसका हाथ मेरे हाथ में दे दिया और आज वही हाथ पकड़े मैं बड़े मान के साथ उसे समुद्र तट पर ले आया था। यह हमारा एक छोटा सा हनीमून ट्रिप था क्योंकि लक्ष्मी को समुद्र बहुत पसंद थे। वो नंगे पैर रेत पर चलती पानी में उतरने लगी। पानी की लहरें उसके पैरों को छू रही थीं और उसकी नग्न खूबसूरत पिंडलियों के साथ अटखेलियाँ कर रही थीं। मैंने उसे दूर से पुकारा और कहा कि लक्ष्मी, ज़्यादा आगे मत जाना। वो मुझे देखकर शरारत से बोली, क्यों? अगर मैं डूब गई तो तुम क्या करोगे? और अगर मैं जिंदा ना बची तो क्या करोगे? क्या तुम भी मर जाओगे? और मैंने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपने साथ खींचकर लगा लिया। मैंने कहा, ऐसा मजाक कभी मत करना मेरे साथ, क्योंकि तुम जिंदा हो तो मैं जिंदा हूँ। तुम्हारे होने से मेरा वजूद पूरा है। खबरदार जैसी बात आज के बाद भी की तो। और वो अचानक शरारत से हंसने लगी, कहने लगी, मैं तो मजाक कर रही थी, बस ये जानना चाहती हूँ कि अगर मैं ना रही तो तुम क्या करोगे? मैंने उसे अपने सीने से और भी खींच लिया और कहा, मैं भी मर जाऊँगा। लक्ष्मी हंसते हुए मेरे सीने से लग चुकी थी, कहने लगी, गजेंद्र, तुम बिल्कुल पागल हो। और फिर हमारी इस खूबसूरत ज़िंदगी में एक नई चीज़ का आना हो गया, जिससे हमारी मोहब्बत और भी मजबूत हो गई थी और लक्ष्मी का वजूद भी पूरा हो गया। वो एक चांद जैसी बेटी थी जो हूबहू लक्ष्मी जैसी थी। उसे अपनी गोद में भरकर हमारा रिश्ता और भी ज़्यादा मजबूत हो गया था। हमने उसका नाम पिंकी रखा था। लक्ष्मी और पिंकी के साथ मेरी ज़िंदगी किसी स्वर्ग से कम नहीं थी, मगर शायद मेरी खुशियों भरी ज़िंदगी का अंत होने वाला था। पिंकी 1 साल की हो चुकी थी और हम उसका जन्मदिन मनाने एक खूबसूरत सी झील पर गए थे, क्योंकि लक्ष्मी को समुद्र तट और झीलें बहुत पसंद थीं। हमने वहां मिलकर केक काटा और वीडियो और तस्वीरें बनाई थीं। हम उन तस्वीरों में बिल्कुल एक संपूर्ण खुशहाल परिवार की तरह लग रहे थे। फिर लक्ष्मी के मन में न जाने क्या आया। उसने कहा कि मुझे इस झरने के नीचे जाना है और खूब सारा पानी अपने ऊपर बरसाना है। मैंने कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा, क्योंकि वहाँ तुम्हारा अकेले जाना खतरे से खाली नहीं है। झील वहाँ से काफ़ी गहरी है। उसने कहा, अगर मैं डूब गई तो तुम क्या करोगे? उसने फिर से वही सवाल किया जिससे मुझे चिढ़ थी। मैंने कहा, ऐसा मजाक मत किया करो, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारा ये मजाक मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। और वो ज़ोर से खिलखिलाकर हंसने लगी, कहने लगी, ये मजाक अगर हकीकत बन जाए तो? मैं जानना चाहती हूँ कि तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो। मैंने कहा, तुम अपने प्यार को साबित करने के लिए अपनी जान दे दोगी? कहने लगी, हाँ, अगर मुझे अपने प्यार को आजमाने के लिए अपनी जान देनी पड़ी तो मैं दे दूंगी। उसकी इस बात पर मुझे गुस्सा आ गया और फिर वो आगे की ओर भाग गई। मैं भी उसके पीछे जाने लगा, लेकिन देखते ही देखते वो झरने के नीचे चली गई। उसने अपना पूरा शरीर उन बेकाबू बहते पानी के हवाले कर दिया और अपनी बाहें फैला लीं। मैं उसके करीब जाने लगा तो उसने मुझे पीछे जाने का इशारा किया, क्योंकि पिंकी पीछे अकेली थी। मैं अजीब स्थिति में फंस गया और ज़ोर से आवाज़ देकर उसे वापस बुलाने लगा। उसने भी ज़ोर से बोलकर जवाब दिया कि मैं बस अभी आ जाऊंगी, तुम जाओ, मैं तुम्हारे पीछे पीछे ही आ रही हूँ, चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। मुझे वापस लौटना पड़ा क्योंकि पिंकी लगातार रोए जा रही थी। मैंने उसे उठाकर सीने से लगा लिया और फिर से लक्ष्मी की ओर जाने लगा, क्योंकि वो तो पूरी तरह से पागल थी। पानी को देखते ही वो मचलने लगती थी और कूद जाती थी। मुझे उसे फिर से वापस बुलाना था, लेकिन जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा उसका कहीं भी नामो निशान नहीं था। मुझे लगा कि मैं अगला सांस नहीं ले पाऊँगा। अगर ये मजाक था तो ये बहुत ही बेहुदा मजाक था। यकीनन वो यहीं कहीं छिपकर मेरे एक्सप्रेशन देख रही होगी कि मैं कितना बेचैन हूँ। इतने में वहाँ एक कपल भी आ गया। मैंने उनसे कहा कि आप मेरी बेटी को थोड़ी देर अपने पास रख लें, मेरी बीवी नीचे कहीं खो गई है। मैं बहुत ही घबराया हुआ था। उन्होंने तुरंत ही पिंकी को पकड़ लिया और कहा कि जल्दी जाइए, क्योंकि पानी का बहाव काफ़ी तेज है। आपकी बेबी वहाँ क्या करने गई थी? मैं तेज़ी से छलांग लगाकर वहाँ पहुँचा जहाँ थोड़ी देर पहले वो पानी में नहा रही थी,
लेकिन अब वहाँ सिर्फ ऊपर से गिरता पानी और नीचे बहती हुई झील थी। पानी का बहाव इतना तेज था कि वहाँ खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा था, लेकिन मैं पागलों की तरह इधर उधर हाथ पैर मार रहा था। झरने के नीचे पानी इतना गहरा नहीं था, लेकिन थोड़ा आगे जाने पर वो पानी गहराई में जाकर नदी में गिर रहा था और मेरा दिल भी उसी गहराई में डूबने लगा। मैं उसे पागलों की तरह पुकार रहा था, रो रहा था, चिल्ला रहा था, लेकिन शायद लक्ष्मी बहुत आगे चली गई थी, इतनी आगे कि मैं उसे हाथ बढ़ाकर पकड़ भी नहीं सकता था, क्योंकि उसका दुपट्टा मुझे कहीं दूर पानी में तैरता दिख रहा था और वो बहुत दूर जा चुकी थी। इससे पहले कि मैं नीचे छलांग लगाता और उस दुपट्टे का पीछा करता जो बहुत दूर जा चुका था, अचानक ही मुझे ऊपर से चिल्लाने की आवाज़ आई। मैंने ऊपर देखा तो पिंकी मेरी तरफ हाथ बढ़ाए जोर जोर से रो रही थी और पापा पापा पुकार रही थी। पिंकी को देखकर मेरा दिल एकदम से धड़कना भूल गया। मैं अपनी बेटी को नहीं खो सकता था। अगर मैं नीचे कूद भी जाता तो शायद जिंदा वापस नहीं बचता, क्योंकि मुझे तैरना नहीं आता था और वहाँ कोई भी ऐसा नहीं था जिससे मैं मदद के लिए बुला सकता। मैं जल्दी से ऊपर गया और इधर उधर मदद की तलाश में नजरें दौड़ाने लगा। वे लोग भी मेरे पीछे भागने लगे। पिंकी उनके हाथों में थी और रो रही थी, लेकिन वहाँ न कोई मदद थी, ना ही मोबाइल के सिग्नल्स जिससे मैं किसी को कॉल करके बुला सकता। इससे पहले कि मैं वापस वहाँ झांक कर देखता, उस लड़के ने मेरे बाजू से पकड़ लिया और मुझे अपनी ओर खींचते हुए कहने लगा, बहुत देर हो चुकी है, अब आपकी बीवी बहुत दूर जा चुकी है। और इस तरह मैंने लक्ष्मी को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया और पिंकी को वापस घर ले आया। मेरी हालत ऐसी थी कि बस सांसें ही चल रही थीं। मेरे अंदर से जैसे जिंदगी एकदम ख़त्म हो चुकी थी। मुझे लगता था कि लक्ष्मी ने शायद मुझे आजमाने के लिए ये सब किया है, कोई मजाक किया है और वो किसी दिन मेरे सामने आकर अचानक से कहेगी सरप्राइज़, और मैं उसे अपने सीने से भींच लूँगा, कहीं जाने नहीं दूँगा। लेकिन 1 साल बीत गया और इस 1 साल में मैंने ना जाने कितनी बार उस बेरहम झील के चक्कर लगाए थे जिसने मेरी मोहब्बत और मेरी खुशियों को निगल लिया था। आसपास के गांव में भी पता किया था कि क्या किसी लड़की की लाश मिली है, लेकिन कोई नहीं जानता कि लक्ष्मी कहाँ चली गई। पिंकी भी अपनी माँ के बिना बहुत चिड़चिड़ी हो गई थी। मेरी माँ ही उसे मुश्किल से संभालती थीं। लक्ष्मी के माता पिता ने भी मुझसे रिश्ता तोड़ लिया था, क्योंकि वे मुझे ही दोषी मानते थे और शायद सच भी यही था। अगर मैं उसे वहाँ जाने नहीं देता, उसे रोक लेता, तो वो ना जाती। वो कहती थी तुम मेरे बाद क्या करोगे, और मैं कहता था कि मैं मर जाऊँगा, लेकिन मैं मर नहीं सका, क्योंकि पिंकी को देखकर मुझे जीने का सहारा मिल जाता था। उसमें मुझे लक्ष्मी नजर आती थी। मैं उसे उसकी माँ से जुदा कर चुका था, लेकिन उसके बाप का साया नहीं छीन सकता था। और आज पूरे 1 साल बाद मैंने उसे देखा था, वो जिसे मैंने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा था, क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि शायद वो जिंदा है। और आज जैसे ये उम्मीद यकीन में बदल गई थी। मैं ऑफिस के लिए घर से निकला था। रास्ते में सड़क किनारे वो किसी बूढ़े आदमी का हाथ पकड़े धीरे धीरे चल रही थी, जो शायद अंधा था और उसे किसी मदद की ज़रूरत थी। मैंने दूर से उसे देखा और एकदम जोर से ब्रेक लगाया। गाड़ी एक झटके से रुकी। वो काफ़ी दूर थी, लेकिन मैं उसे लाखों में भी पहचान सकता था। वो मेरी लक्ष्मी ही थी। भले ही उसका हुलिया थोड़ा बदल गया था। उसके बाल सुनहरे रंग के थे। उसने कंधे पर एक सफरी बैग डाला हुआ था। वो लक्ष्मी ही थी, लेकिन वो वहाँ क्यों थी? उसे तो मेरे पास होना चाहिए था। मैं जल्दी से गाड़ी से नीचे उतरा और भागता हुआ उसके पास पहुँचा। एक झटके से उसका बाजू पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। भावनाओं की तीव्रता से मेरी आंखें लाल हो चुकी थीं और उनमें नमी उतरने लगी थी। वो एकदम घबरा गई थी। मुझे देखकर उसका चेहरा भी लाल पड़ गया था, लेकिन गुस्से में कहने लगी, क्या बदतमीजी है ये, छोड़ो मेरा हाथ, बदतमीज कहेंगे। लेकिन मैंने उसका हाथ मजबूती से थाम रखा था। मैंने कहा, कैसे छोड़ दूं तुम्हें? तुम्हें अंदाजा भी है कि मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा? आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्या तुम्हें मुझ पर दया नहीं आई? तुम इतना घिनौना मजाक मेरे साथ कैसे कर सकती हो? और वो बिल्कुल हक्का बक्का सी मेरा चेहरा देख रही थी। कहने लगी, क्या बक रहे हो? मुझे तुम्हारी कोई भी बात समझ में नहीं आ रही। मैंने कहा, घर चलो, सब समझ में आ जाएगा। मैंने जोर से उसे बाजू से पकड़ा और गाड़ी में बिठा दिया और दरवाज़ा जोर से बंद कर दिया। मेरा दिल इतनी तेज़ी से धड़क रहा था कि मुझे डर था कि ये अपनी जगह से हिल जाएगा। मैंने गाड़ी स्टार्ट कर दी और फुल स्पीड में चला दी। वो चिल्लाने लगी, कहने लगी, तुम मुझे किडनैप करके ले जा रहे हो, मैं तुम पर केस कर दूंगी, तुम जेल में सड़ोगे, गाड़ी रोको। लेकिन मैं उसकी कोई भी बात नहीं सुन रहा था। बार बार मेरी आंखों के सामने धुंध छाने लगती, क्योंकि मैं खुद पर काबू खो चुका था।
मैं अपनी आंखें रगड़ने लगता और फिर से गाड़ी चलाने लगता। वो मुझे कंधे से पकड़कर झकझोर रही थी। कहने लगी, गाड़ी रोको वरना मैं कूद जाऊंगी। मैंने कहा, कूद जाओ, वैसे भी तुम्हें कूदने का बड़ा शौक है ना, कर लो अपना शौक पूरा। अब मुझे भी उस पर गुस्सा आ रहा था। वो इतनी बेरहम कैसे हो सकती थी, मुझे सामने पाकर भी अनजान कैसे बन सकती थी। मैंने गाड़ी अपने घर के सामने रोकी, उसे गाड़ी से बाहर निकाला तो वो बुरी तरह गुस्से के मारे बिखरी पड़ी थी। उसने अपना बाजू मुझसे छुड़ाया। मैंने उसे अपनी गोद में उठा लिया। मेरी मजबूत जकड़न में वो किसी चिड़िया की तरह फड़फड़ाने लगी। मैं सीधा उसे अपने कमरे में ले गया, पैर की ठोकर से दरवाज़ा खोला और उसे कमरे में जाकर बिस्तर पर पटक दिया और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। पहले मैं उससे वजह जानना चाहता था कि उसने मेरे साथ ये सब कुछ क्यों किया और अब अनजान क्यों बन रही है। वो अचानक से बिस्तर से उठी और मुझे जोर से धक्का दिया। कहने लगी, तुम होते कौन हो मुझसे ज़बरदस्ती करने वाले। मैंने कहा, मैं तुम्हारा पति हूँ और तुम पर पूरा हक रखता हूँ। और वो मुझे अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगी। कहने लगी, मैं तुम्हें जानती तक नहीं और तुम हद से बढ़ते जा रहे हो। ये कोई तरीका है किसी लड़की को परेशान करने का। मैंने उसे दोनों कंधों से पकड़कर अपने बेहद करीब कर लिया। हमारी टूटी फूटी सांसें आपस में घुलने मिलने लगीं। मैंने कहा, तुमने जो मेरे साथ मजाक किया है ना, वो माफ़ करने के काबिल नहीं है। आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? देखो मेरी आंखों में। क्या तुम्हें लगता है कि मैं कोई अजनबी हूँ? क्या ये आंखें तुम पहली बार देख रही हो? कह दो कि तुम मुझे नहीं जानती। वो कुछ देर तक मुझे गौर से देखती रही, फिर बोली, हाँ ये सच है, मैं तुम्हें नहीं जानती, तुम्हारा नाम तक नहीं जानती। उसका ठंडा लहजा मुझे अंदर तक जला गया था। मैंने गुस्से से उसे अचानक पीछे धकेल कर दीवार से लगा दिया, इस तरह कि उसका चेहरा और सीना दीवार से सट गया। फिर मैंने उसके कंधे से उसके बाल हटाकर एक तरफ किए और वहाँ से उसकी कमीज फाड़ने लगा। वो बोली, ये क्या बदतमीजी है, छोड़ो मुझे। मैंने कहा, मैं तुम्हें सबूत दिखाना चाहता हूँ कि तुम मेरा नाम जानती हो या नहीं। क्या तुम्हें याद नहीं कि तुमने अपने कंधे पर मेरे नाम का टैटू बनवाया था? मैं तुम्हें वो दिखाता हूँ ताकि तुम्हारी याददाश्त वापस आ जाए और तुम जान सको कि मेरा नाम क्या है। वो मेरे मजबूत हाथों में थर थर काँप रही थी और मैंने उसके कंधे से उसकी कमीज हटा दी। उसका दूधिया बेदाग कंधा देखकर मैं अपने होश खो बैठा था। एकदम से उससे पीछे हटकर जमीन पर बैठता चला गया। मैं बिल्कुल गुंग सा बैठा था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था, ऐसा भला कैसे हो सकता है? उसके कंधे पर मेरे नाम का टैटू कैसे गायब हो सकता है? वो अचानक पीछे मुड़ी, उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। उसने कहा, हो गई तसल्ली, मैं तुम्हारी लक्ष्मी नहीं हूँ, बल्कि मैं उषा हूँ और मैं तुम्हें वाकई नहीं जानती। शायद तुम्हें कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। मैं अब भी उसके चेहरे को देख रहा था। वो बिल्कुल लक्ष्मी जैसी थी, जरा सा भी फर्क नहीं था। वही काली बड़ी बड़ी आंखें, वही लंबी नाक, वही गुलाबी होंठ, वही आवाज़ और वही संगे मरमर की तरह से तराशा गया खूबसूरत बदन। ऐसा कैसे हो सकता था? मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा था। वो बोली, अब मुझे वापस जाना है, तुमने मेरे आज का दिन बर्बाद कर दिया। आज मैं एक जॉब इंटरव्यू के लिए जा रही थी, मगर थैंक यू कि उसका टाइम गुजर गया है। उसने तंज करते हुए कहा और कमरे से बाहर निकल गई। मैं अब भी सिर पकड़े बैठा था। क्या मुझे उसे रोकना चाहिए या फिर जाने देना चाहिए? मैं फैसला नहीं कर पाया। कुछ देर तक मैं वहीं साकित सा बैठा रहा और फिर अपना मरा हुआ वजूद समेटे कमरे से बाहर निकला। जैसे ही लॉन्ज में पहुंचा, वहां का मंजर देखकर मेरे होश फिर से उड़ गए, क्योंकि नीचे लॉन्ज में माँ पिंकी को उठाए मुंह खोले उषा को देख रही थी। उनके लिए भी ये स्थिति उतनी ही हैरान करने वाली थी जितनी मेरे लिए। उषा माँ से शायद कुछ बात कर रही थी, शायद उन्हें ये बताने की कोशिश कर रही थी कि वो लक्ष्मी नहीं बल्कि उषा है। और माँ को जैसे यकीन नहीं आ रहा था जैसे मैं बेयकीन था। मगर पिंकी बार बार उषा की तरफ हाथ बढ़ा रही थी और रो रही थी, जैसे उसे अब तक अपनी माँ का चेहरा याद हो। अचानक उषा ने उसे पकड़ लिया और अपने साथ लगा लिया तो वो चुप हो गई और उसे देखने लगी। अपने नन्हे हाथ उसके चेहरे पर फेरने लगी और किलकारने लगी। और ये मंजर देखकर मेरा दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया हो। काश की माँ या पिंकी उषा को ना देखती और ना ही उनकी उम्मीद टूटती। मैं नीचे लॉन्ज में आया। माँ मुझे देखकर बोली, गजेंद्र बेटा देख तो सही, ये तो बिल्कुल हमारी लक्ष्मी जैसी है। माँ की आंखों में आंसू थे और मेरी आंखें भी नम थीं। मैंने अपनी माँ को कंधे से पकड़ लिया और अपने साथ लगा लिया। मैंने कहा, माँ ये हमारी लक्ष्मी नहीं है। मुझे भी लगा कि ये मेरी लक्ष्मी है, इसीलिए मैं इसे उठाकर घर लाया था। मगर मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। मैं एकदम उषा की तरफ बढ़ा जो पिंकी को प्यार कर रही थी।
कहने लगी, कोई बात नहीं, अब मुझे अंदाज़ा हो गया है कि मेरी शक्ल तुम्हारी बीवी से कितनी मिलती थी। तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। उसने खुश दिली से मुझे माफ़ कर दिया। मैंने पिंकी को उससे ले लिया। वो कहने लगी, बहुत प्यारी बेटी है आपकी, बिल्कुल मेरे जैसी लगती है। और मैं जख्मी सी मुस्कुराहट मुस्कुरा दिया था। मैंने कहा, हाँ, ये हूँ बहू अपनी मामा पर गई है। ये कहने के साथ ही उषा ने हमसे इजाज़त ली और वापस चली गई। मगर पिंकी बेचैन हो गई थी। वो शायद दोबारा अपनी माँ को खोना नहीं चाहती थी और मैं उसे देखकर और भी ज़्यादा बेचैन हो गया। इतनी मुश्किल से हमने पिंकी को संभाला था और अब वो फिर से हत्थे से उखड़ गई थी। वो माँ के कंधे से लगी रोते रोते वहीं सो गई। माँ ने मुझे अपने साथ लगा लिया। कहने लगी, बेटा, मेरा तो यही मशवरा है कि अब तुम भी लक्ष्मी को भूल जाओ, वो कभी वापस नहीं आएगी। मेरे बेटे, तुम शादी कर लो, क्योंकि पिंकी को एक माँ की बहुत ज़रूरत है। और मैं खाली खाली निगाहों से माँ को देखने लगा, क्योंकि मैं लक्ष्मी के अलावा किसी को अपनी ज़िंदगी में लाने का सोच भी नहीं सकता था। मैं वहीं सोफे पर ढेर हो गया और अपनी आंखें बंद कर लीं। बार बार उषा का चेहरा मेरी आंखों के सामने लहरा रहा था और मेरे दिल के तार हिलने लगे थे। दिल ने एक सदा लगाई थी कि काश उषा हमेशा मेरी नज़रों के सामने रहे, लेकिन ये कैसे मुमकिन था। वो तो कोई गैर अजनबी लड़की थी, मेरी लक्ष्मी नहीं थी। अगली सुबह मैं ऑफिस गया तो मेरी हैरत की हद न रही, क्योंकि उषा अपनी सीवी लेकर मेरे पास ऑफिस पहुंच चुकी थी और वो भी मुझे देखकर उतनी ही हैरान थी जितना मैं उसे देखकर हैरान था। मैंने कहा, क्या इत्तेफाक है, मुझे तो लगा अब हम दोबारा कभी नहीं मिल सकेंगे, मगर तुम तो खुद ही चलकर मेरे पास आ गई। वो कहने लगी, क्या ये आपका ऑफिस है? मैं तो जॉब इंटरव्यू के लिए आई थी। और मैंने मुस्कुराते हुए उसकी फ़ाइल देखी। मैंने कहा, बैठ जाइए, क्योंकि आपको इंटरव्यू के बिना ही जॉब पर रख लिया गया है। और वो हैरान हुई। कहने लगी, आप मेरे चेहरे को माफ़ करें, बल्कि मैं अपने टैलेंट की बिना पर जॉब हासिल करना चाहती हूँ। मैंने कहा, आपकी फ़ाइल मैं देख चुका हूँ और आप में काबिलियत है इस कंपनी में जॉब करने की। आप कल से ही ज्वाइन कर सकती हैं। और उसकी खुशी की इंतहा ना रही। कहने लगी, मुझे वाकई बहुत ज़रूरत थी जॉब की, बहुत बहुत शुक्रिया, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। और मैंने मुस्कुराते हुए उसे गुड बाय कह दिया और वो चली गई। न जाने मेरे दिल में उसे दोबारा से देखकर एक अजीब सी खुशी की लहर दौड़ी थी, क्योंकि उसे देखकर मुझे बार बार लक्ष्मी याद आ जाती थी। अब वो रोज़ मेरी आंखों के सामने रहेगी तो शायद मेरा दिल किसी हद तक बहल जाएगा। उषा को मेरे ऑफिस में जॉब करते हुए 1 महीना गुजर चुका था। वो बहुत ज़्यादा काबिल और हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय थी। उसके माँ बाप कोलकाता में रहते थे और वो यहाँ मुंबई में अपनी पढ़ाई के बाद जॉब की तलाश में निकली थी। उषा काफ़ी गरीब घराने की लड़की थी और उसके माँ बाप पर काफ़ी कर्ज था और वो अपने घर की अकेली कमाने वाली थी। वो दिन रात मेहनत करती ताकि अपने हालात सुधार सके। ऑफिस के अलावा एक कैफ़े में पार्ट टाइम जॉब भी करती थी। मैं उसके काम से काफ़ी प्रभावित हो चुका था। एक दिन मैंने उसे अपने ऑफिस में बुलाया और कहा कि अगर तुम चाहो तो तुम्हारे घर के हालात ठीक हो सकते हैं और तुम भी एक अच्छी ज़िंदगी बिता सकती हो। वो अचानक मेरी बात सुनकर चौंक गई और बोली, क्या सच में? उसकी आंखों की चमक देखकर मैंने कहा, हाँ, एक शर्त पर। उसने पूछा, कैसी शर्त? और जब मैंने उसे शर्त बताई तो वो एकदम से चुप हो गई। मैं कुछ पल उसकी आंखों में आंखें डालकर देखता रहा। मैंने कहा, मेरे पास इतनी दौलत है कि मैं एक दिन में ही तुम्हारे हालात बदल सकता हूँ, मगर इसके बदले में तुम्हें खुद को मुझे सौंपना होगा, क्योंकि मैं अपनी बेटी को लेकर बहुत परेशान हूँ। उसने जब से तुम्हें देखा है तब से उसे संभालना माँ के लिए मुश्किल हो गया है। उसने एक बार अपनी माँ को खोने का दुख झेला है। मैं दोबारा उसे इस तकलीफ में नहीं देख सकता। क्या तुम उससे शादी करोगी? क्या तुम पिंकी की माँ बनकर मेरे घर में रहोगी? मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारे इस एहसान के बदले में जो कुछ भी तुम मुझसे मांगोगी मैं वो तुम्हें दूंगा। तुम मुझसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लो। अगर तुम्हें कभी भी लगे कि मैंने तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती की है तो तुम उसी वक्त इस शादी को ख़त्म कर सकती हो। मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपनी बेटी के लिए ये शादी करना चाहता हूँ। बोलो, क्या तुम्हें मंजूर है? मैंने उम्मीद से उसकी आंखों में देखा। मेरा दिल ज़ोर से धड़क रहा था। अगर उसने इनकार कर दिया तो? वो कुछ देर अंदर तक उतरती नज़रों से मुझे देखती रही, फिर अचानक ही उठी और बोली, मैंने अपनी शादी के लिए बहुत सारे सपने सजाए हैं अपनी आंखों में। मैं नहीं चाहती कि मेरी शादी किसी कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा हो या किसी डील के रूप में हो जिससे मेरी ज़िंदगी आसान हो जाए या मेरे घर वालों के हालात बदल जाएं। मैं इन हालात को खुद ही बदलूंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रहा मामला पिंकी का, तो कुछ दिन बाद वो खुद ही भूल जाएगी, क्योंकि अभी वो सिर्फ 2 साल की बच्ची है। ये कहते हुए वो चली गई थी और मेरा दिल एक बार फिर से टूट गया था। शायद वो किसी और लड़के में इंटरेस्टेड होगी। मैंने सोचा,
मगर अगले दिन वो खुद ही आई और कहा कि मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। और मैं तो जैसे खुशी से खिल उठा था। मैंने कहा, अचानक से तुम्हारा माइंड कैसे बदल गया? कहने लगी, बस मजबूरी में इंसान अपने सपनों और इच्छाओं से भी समझौता कर लेता है। मेरी माँ का कल फ़ोन आया था और मकान मालिक उनको घर खाली करने के लिए कह रहा है, क्योंकि हमने 4 महीने से किराया नहीं दिया। ये कहकर उसकी आंखें नम हो गईं। मैंने पास रखी अपनी चेक बुक से एक चेक पर साइन किए और काट कर उसे पकड़ा दिया। मैंने कहा, ये मत समझना कि मैंने तुम्हें ख़रीद लिया है, क्योंकि जो एहसान तुम मुझ पर करने जा रही हो उसे मैं अपनी पूरी दौलत देकर भी चुका नहीं सकता। और वो बस हल्का सा मुस्कुरा दी थी। कहने लगी, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरने की। और इस तरह मैंने उषा से शादी कर ली और उसे घर ले आया। मेरी माँ की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था और पिंकी भी बहुत खुश थी। उसकी जान ही नहीं छोड़ रही थी और मैं उनको देखकर खुश था। उषा ने मेरे ऑफिस में जॉब करना नहीं छोड़ा था। वो ऑफिस में मेरी मैनेजर थी और घर में पिंकी की माँ उसका बहुत ख्याल रखती थी, क्योंकि उसे भी पिंकी पर बहुत प्यार आता था। मैंने उसे एक अलग कमरा दे दिया था जिसमें वो पिंकी के साथ रहती थी। मैं कभी उसे पति होने का हक नहीं दे पाया और ना ही कभी उससे मांगा था। जैसे हम दोनों ही शादी को एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज ही समझते थे। जिंदगी यूं ही नॉर्मल रूटीन की तरफ बढ़ने लगी थी और उषा मेरे घर के साथ साथ मेरे दिल की भी मालिक बन गई। मैं जितनी भी कोशिश करता खुद को इस बात का यकीन दिलाने की कि वो सिर्फ और सिर्फ पिंकी की माँ है, मगर दिल मानता ही नहीं था। अब मुझे उषा सिर्फ इसलिए पसंद नहीं थी क्योंकि वो लक्ष्मी जैसी थी, बल्कि उसकी पर्सनालिटी, उसके बात करने का धीमा अंदाज, उसके गुलाबी होठों पर हर वक्त फैली मुस्कान मुझे उससे मोहब्बत करने पर मजबूर करती थी। मगर मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उसे कह सकूं। मैं उसे अपने साथ लॉन्ग ड्राइव पर ले जाना चाहता था, शॉपिंग कराना चाहता था, उसे अपनी बाहों में भरना चाहता था, उसे महसूस करना चाहता था, अपने दिल की तन्हाइयों को उसकी संगत के साथ ख़त्म करना चाहता था, उसके साथ प्यार जताना चाहता था। मगर शायद वो तो पत्थर दिल थी। उसे सिर्फ और सिर्फ पिंकी का ख्याल था, मेरे दिल का ख्याल नहीं। ऑफिस में वो मेरे साथ बस एक बॉस और एम्प्लॉय का रिश्ता निभाती थी। घर आकर वो बस पिंकी की माँ बन जाती। कभी भी मेरे साथ 2 मिनट भी नहीं बैठती थी। हालांकि मैं उससे बात करने के लिए तरसता था, बहाने बहाने से उसके साथ बैठने की कोशिश करता। मैं उसकी आंखों में अपने लिए कुछ देखना चाहता था, लेकिन मुझे ऐसा वहाँ कुछ भी दिखाई नहीं देता और मेरा दिल बुझ जाता। मुझे कभी कभी लगता है शायद वो किसी और लड़के से प्यार करती होगी, इसीलिए वो मेरी तरफ ध्यान नहीं देती। और एक दिन मैंने आखिरकार हिम्मत करके उससे पूछ लिया। उस रात हम एक साथ ही ऑफिस से घर वापस आए थे। वो सारे रास्ते बिल्कुल खोई खोई सी थी। मैंने कहा, क्या तुम मेरे घर में खुश नहीं हो? तो वो एकदम से चौंक उठी थी। कहने लगी, ऐसा क्यों? मैंने ऐसा कब कहा? बल्कि पिंकी तो बहुत ही प्यारी बच्ची है, अब तो मुझे भी वो अपनी बेटी की तरह लगने लगी है। मैंने कहा, और मैं, मेरे बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? और वो एकदम से चुपचाप मुझे देखने लगी। फिर कहने लगी, क्या मतलब है आपका? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मैं जानती हूँ आपके दिल में सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मी बसती है और मेरे चेहरे में भी आप उसी को ढूंढते हैं। मैं जानती हूँ, उसने उदासी से कहा और मैंने एक झटके से गाड़ी रोक दी और उसे देखने लगा। मैंने कहा, तो इसीलिए तुम मेरे करीब नहीं आती क्योंकि तुम्हें लगता है कि मैं सिर्फ तुम्हारे चेहरे पर मरता हूँ? कहने लगी, तो और क्या? मैं चाहती हूँ कि कोई मुझसे मेरी अपनी पर्सनालिटी की वजह से मोहब्बत करे, ना कि दूसरी औरत की परछाई को मेरे अंदर ढूंढे। और मैं उसकी बात सुनकर हैरान रह गया था। मैंने उसके दोनों हाथ थाम लिए और कहा, मैं इतना बुरा इंसान नहीं हूँ जितना तुम मुझे समझती हो। और सच तो ये है कि मैंने लक्ष्मी का तुम्हारे अंदर ढूंढना छोड़ दिया है। मैं मूव ऑन कर चुका हूँ, क्योंकि लक्ष्मी मर चुकी है। वो कभी वापस नहीं आएगी और हम मरे हुए लोगों के साथ मर नहीं सकते। उसके हाथ मेरे हाथों में कांपने लगे और बेकाबू उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। कहने लगी, आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं। आप उसे अभी तक नहीं भूले, हर वक्त उसे याद करते हैं। और मैं तो आपके नज़दीक सिर्फ और सिर्फ आपकी बेटी की माँ हूँ और इससे ज़्यादा मेरी हैसियत कुछ भी नहीं। शादी के वक्त भी आपने यही कहा था कि तुम सिर्फ पिंकी की माँ की हैसियत से मेरी ज़िंदगी में शामिल होगी और मैंने इस बात को मान भी लिया। अब आप क्या चाहते हैं मुझसे? ये कहने के साथ ही वो जल्दी से गाड़ी से उतर गई और मैं हैरानों परेशान सा उसके पीछे पीछे चलने लगा। वो एक पेड़ के साए तले पड़े एक बेंच पर बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह रूठ कर बैठ गई और मैं भी उसके साथ जाकर बैठ गया। मैंने कहा, उषा, मुझे लगा जैसे तुम किसी और को पसंद करती थी, वरना मैं कब से तुम्हें अपनी मोहब्बत का इजहार कर चुका होता।
क्योंकि मैं तुमसे वाकई मोहब्बत करने लगा हूँ। सिर्फ तुम्हारी वजह से तुमसे मोहब्बत करता हूँ, ना कि किसी और की परछाई तुम में ढूंढता हूँ। क्या तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं? मैंने उसका चेहरा ऊपर उठाया और वो मेरी आंखों में देखने लगी। अभी तक उसकी आंखों से आंसू छलक रहे थे और मैं वाकई नहीं जानता था कि वो क्यों रो रही है। और अचानक से ही वो मेरे सीने पर सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगी। कहने लगी, मैं कोई पत्थर दिल इंसान नहीं हूँ। मैं तो बहुत पहले ही आपकी पर्सनालिटी से प्रभावित हो चुकी थी, मगर ज़बरदस्ती आपका दिल अपनी तरफ नहीं मोड़ सकती थी। इसीलिए मैं चुप रही थी और आपका इंतज़ार करने लगी थी। मैंने कभी भी शादी को कॉन्ट्रैक्ट मैरिज नहीं समझा, क्योंकि शादी को लेकर औरतों के बहुत से जज्बात जुड़े होते हैं। मैंने जब से आपसे शादी की है तब से ही मेरे जज्बात आपके लिए बदल चुके थे, मगर मैं पहल करना नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं एक औरत हूँ। मेरा दिल चाहता है कि मुझसे भी कोई मोहब्बत का इजहार करे, मैं और अपना तन मन उसके हवाले कर दूँ। उषा की बात सुनकर मैं हैरान था। उसके इस तरह के इजहार मोहब्बत पर मेरा दिल खुशी के मारे उछलने लगा था। मैंने उसे अपनी बाहों के शिकंजे में जकड़ लिया। मेरी आंखों से भी आंसू बह रहे थे। वो कितनी मासूम और प्यारी लड़की थी, मुझे उस पर टूट कर प्यार आ रहा था। मैंने कहा, मैं वादा करता हूँ तुम्हें वो सारी खुशियाँ और प्यार दूंगा जिसकी तुम हकदार हो, क्योंकि जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो मेरी ज़िंदगी में एकदम से बहार आ गई है और मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता। और मेरे इजहार मोहब्बत पर उसकी आंखों की चमक दुगनी हो गई थी। बहते हुए आंसुओं को साफ करते हुए कहने लगी, आप सच बोल रहे हैं ना? उसके माथे को चूमते हुए मैंने उसे यकीन दिलाया था कि मैं 100% सच बोल रहा हूँ। और फिर उसे जी भरकर प्यार का इजहार करने के बाद मैं उसे घर ले आया। रात को जब वो पिंकी को लेकर अपने कमरे में जाने लगी तो मैंने उसकी कलाई को थाम लिया और अपने साथ लगा लिया। मैंने कहा कि अब भी मुझसे अलग सोगी तुम? वो एकदम से शर्मा गई और कहने लगी, क्या मतलब है आपका? मैंने कहा, मैं एक पल के लिए भी तुम्हें खुद से जुदा नहीं करना चाहता। आज के बाद पिंकी मम्मा के कमरे में सोएगी और तुम मेरे साथ मेरे कमरे में रहोगी। क्या तुम्हें इस बात पर कोई आपत्ति है? मैंने उसे अपनी बाहों के घेरे में लेकर उसकी बालों की लट को अपनी उंगली पर लपेटा तो उसका चेहरा लाल पड़ गया। मैंने बेड पर सोई पिंकी को गोद में उठाया और ये कहते हुए बाहर निकल गया कि मैं इसे माँ के कमरे में सुलाकर आता हूँ। और जब मैं अपनी माँ के कमरे में पिंकी को लेकर गया और अपनी माँ से कहा कि पिंकी आज से आपके साथ सोया करेगी, तो माँ के चेहरे पर एक सुकून सा उतर गया था। वो भी समझ चुकी थी कि आज मेरी ज़िंदगी का नया आगाज़ था। उन्होंने पिंकी को मेरी गोद से लेकर अपने पास सुला लिया और जब मैं कमरे में आया तो उषा बेड पर बैठी अपनी उंगलियां मरोड़ रही थी। मैं उसकी घबराहट समझ सकता था। उसकी ये घबराहट देखकर मेरे चेहरे पर खुद ब खुद मुस्कान आ गई थी। धीरे धीरे मैंने उसे अपनी बाहों में लेते हुए अपनी मोहब्बत का एहसास कराया था और उसने पूरी तरह से खुद को मेरे हवाले कर दिया। आज की रात हमारी ज़िंदगी और हमारी मोहब्बत की शुरुआत की सबसे हसीन रात थी और ऐसी कई रातें मेरी ज़िंदगी का मुकद्दर बन चुकी थीं, क्योंकि उषा को पाकर मैं फिर से एक ज़िंदगी से भरपूर इंसान बन चुका था। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी थी उषा और गजेंद्र के नाम। आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। अपने नाम की स्टोरी लिखवाने के लिए अपने नाम मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में देना। और दोस्तों, अपने नाम की स्टोरी के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और मुझे मेरी नई स्टोरी पर आकर आपको मुझे याद भी दिलाना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, जाते जाते इस कहानी को लेकर अपनी राय देना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि रोज़ आपको ऐसे ही रोमांस से भरपूर कहानियाँ सुनने को मिलती रहें।